नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकृष्ण शर्मा फिर से उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर के। साथियों, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र पर। पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा का विषय था हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल और आधुनिक काल से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न। आज हम आधुनिक काल को पिछले वीडियो में जितना पढ़ना था पढ़ चुके, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र पर जो चर्चा है उस चर्चा को अब विराम देने का समय आ गया है। साहित्य सेतु परिवार से जितने भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी विद्यार्थियों का भविष्य में भी इसी तरह साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन करता रहेगा। किंतु आपके 25 तारीख को जो प्रश्न पत्र होना है उस प्रश्न पत्र की चर्चा का आज यह अंतिम अंश है। इसमें हम चर्चा करेंगे बचे हुए कुछ प्रश्नों पर। बचे हुए प्रश्नों में हमारे सामने है एक तो गद्य की व्याख्या, कि गद्य की व्याख्या के लिए कौन कौन से पाठ इस बार महत्वपूर्ण बनते हैं, और एक पाठ्य पुस्तक है मंदाकिनी। मंदाकिनी के अंदर जितने पाठ हैं उन सब में से कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस बार, क्योंकि उसमें से व्याख्या नहीं आती, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन प्रश्नों की दृष्टि से वह भी पाठ्य पुस्तक 16 अंक की है। तो 16 अंक की उस पाठ्य पुस्तक में से इस बार कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सारे पाठ गद्य के पढ़ाना संभव नहीं है, एक या दो दिन में, यह संभव भी नहीं है, नहीं पढ़ाए जा सकते। लेकिन हम चर्चा करेंगे उन पाठों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और कौन कौन से पाठ इस बार महत्वपूर्ण हैं। हाँ, देखिए, यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यही पाठ, इसी पाठ में से प्रश्न आएगा, इसी पाठ में से व्याख्या आएगी। अगर मुझे ये सब चीज़ें ही पता होती तो फिर मैं वही निश्चित चीज़ें आप लोगों तक कब की पहुंचा देता। साहित्य सेतु परिवार किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न के आने का दावा नहीं करता, मगर वादा जरूर करता है आपसे कि यदि आपने हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो, जो एक श्रृंखला हम लोगों ने चलाई है कक्षा 12वीं के लिए, उन सभी वीडियो को गौर से देख लेंगे, ध्यान से एक एक बात को अगर सुन लेंगे तो मेरी उन बातों के सहारे आप सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इतना विश्वास, इतना भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं। बस यही चीज है जिसको लेकर के हमें परीक्षा भवन में जाना है और उस विश्वास, उस भरोसे को अपने उत्तर पुस्तिका के अंदर आपको उतारना है। साथियों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से निवेदन कर दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस साहित्य सेतु परिवार के स्थायी सदस्य बन जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर जुड़े हुए जितने भी वीडियो है, देखिए कक्षा 12वीं की इस प्रश्न पत्र की चर्चा को हम लोग यहाँ कुछ समय के लिए विराम देंगे, लेकिन कक्षा 12वीं हो, उसकी अन्य पाठ्य पुस्तक हो, अनिवार्य हिंदी से जुड़ी हुई हो। हमारे बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ये मांग करते हैं कि हम साइंस के हैं या हम कॉमर्स के हैं, हम भी साहित्य सेतु परिवार के सदस्य हैं, हमारे लिए भी अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसको शुरू किया जाए। 10वीं के हमारे विद्यार्थी है वो भी कहते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक चल रही थी क्षितिज, उसको भी लगातार कीजिए। हमारे कुछ साथी हैं जो पहले पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि हम बीए कर रहे हैं या हम एमए कर रहे हैं। साथियों, जो एमए करने वाले हैं वो तो कक्षा 12वीं की चर्चा का जो आधुनिक काल है उसको अगर देखेंगे तो आधुनिक काल से जुड़े हुए आपके शायद ही कोई ऐसा प्रश्न बचेगा जिसको हमने ना करवाया हो। रही बात आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से जुड़े हुए प्रश्नों की, तो उसकी भी श्रृंखला शीघ्र ही साहित्य सेतु परिवार लेकर के आएगा। अभी हम कुछ दिनों के लिए इस 12वीं की जो पाठ्य पुस्तक चल रही थी या प्रश्न पत्र चर्चा चल रही थी उसको थोड़ा सा विराम दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें साहित्य सेतु परिवार आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है गद्य की व्याख्या। पद्य की व्याख्या के अंदर कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, पाठों के कुछ अंश की व्याख्या हमने सब करवा दी है। जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं, साहित्य सेतु परिवार के सदस्य थोड़े देरी से बने हैं, वो पीछे के जितने वीडियो हैं उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, हमारे पास बचे हुए जितने ही 2-3 दिन हैं, उन 2-3 दिन में हम अपना सब कुछ इस पेपर के प्रति लगा दें ताकि हिंदी साहित्य के इस प्रश्न पत्र में हम वो कर दिखाएं जिसको
अब तक हमने शायद नहीं किया है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह है कि आप हिंदी साहित्य के इस प्रश्न पत्र में 90 से ऊपर अंक ला सकते हैं। इतना भरोसा अपने अंदर लेकर जाइए। देखिए, अंकों से सब कुछ नहीं होता, लेकिन अंक बहुत कुछ होते हैं। यह सोच करके अपनी जी जान लगा दीजिए। बस आज की जो मोटिवेशनल स्पीच है उसमें तो मैं इतना ही कहूँगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हिंदी गद्य के अंदर जो 10 रचनाएं हैं सरयू पाठ्य पुस्तक के अंदर, उन 10 पाठों में से कौन कौन से पाठ 2018 और 2019 के प्रश्न पत्र में पूछ लिए गए हैं। पहले तो बात करते हैं, जल्दी जल्दी से आपको मैं बता दूं कि 2018 के अंदर आपके भारतीय संस्कृति और अलोपी, भारतीय संस्कृति निबंध बाबू गुलाब राय का और अलोपी संस्मरण है महादेवी वर्मा का। इन दोनों पाठों में से व्याख्या पूछी गई थी 2018 में। ये गद्य की व्याख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम लोग। 2018 की जो व्याख्या आई थी वो तीसरे और आपके छठे पाठ, ऐसे कहते हैं भारतीय संस्कृति निबंध बाबू गुलाब राय और अलोपी संस्मरण महादेवी वर्मा, इसमें से पूछ ली गई है। चलिए इसको भी छोड़ते हैं, बात करते हैं 2019 की, अर्थात जो हमारा पिछला ही प्रश्न पत्र हुआ है। उस 2019 के प्रश्न पत्र में मित्रों आपको पूछा गया था पहला पाठ गुल्ली डंडा, जो कहानी है प्रेमचंद जी की, उसमें से और भारत भी महाशक्ति बन सकता है, निबंध है श्रीधर पराड़कर का, इसमें से। अर्थात जो पहला पाठ है आपके और जो अंतिम रचना है, इन दोनों में से व्याख्या पूछी गई है गद्य की व्याख्या में पिछले प्रश्न पत्र में। तो यह है 2019 के प्रश्न पत्र की बात। अब बारी है 2020 की। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप वही बता दीजिए जो व्याख्या में आएगा। मेरे पास वह उत्तर है नहीं, सिर्फ एक अनुमान है। अनुमान इस दृष्टि से है कि कौन सा पाठ प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है, किस पाठ में से व्याख्या अच्छी की जा सकती है। देखिए, जो पेपर सेटर है उसकी मानसिकता को टटोलने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है साहित्य सेतु परिवार। बस हम और आप मिल करके इस प्रयास में कितने सफल होते हैं यह तो भविष्य बताएगा। देखते हैं कौन कौन से पाठ इस बार 2020 की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण बनते। मेरा अनुमान है कि सीरीज के फूल, गद्य व्याख्या की दृष्टि से बता रहा हूं आपको, जो ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो आप नोट कीजिएगा आपका जो चौथा पाठ है सीरीज के फूल, इसमें से मुझे लगता है कि इस बार आपको व्याख्या पूछी जा सकती है। और बात करें व्याख्या की तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई जो व्यंग्य निबंध है हरिशंकर परसाई जी का, इसमें से भी आपको इस बार गद्य व्याख्या पूछी जा सकती है। तो चौथा पाठ लिखा हमने, फिर हम लिखते हैं 9वां पाठ। और मेरा मानना है कि 2018 में भले ही पूछ लिया गया हो, लेकिन 2020 में फिर से भारतीय संस्कृति, इस निबंध जो बाबू गुलाब राय का भारतीय संस्कृति से लेकर के जुड़ा हुआ जो निबंध है, इस निबंध में से भी व्याख्या फिर से पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस दृष्टि से ये जो तीसरा पाठ है यह भी आपके व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैंने 3 पाठ जो है वो व्याख्या की दृष्टि से भले ही बताए हों, मैं अभी भी आपसे यही कहता हूं कि आप एक बार अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ पढ़ लीजिएगा। आपके इन सभी पाठों को पढ़ने से आपका क्या फायदा होगा कि आप लोगों को इन तीनों पाठों को तो महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़ना ही पढ़ना है। उन पाठों को पढ़ लेने से एक तो आपके व्याख्या आ गई तो भी आप कर लोगे, अन्यथा उसमें से प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए जिस पाठ में से व्याख्या पूछी जाती है उसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता, जिसमें से प्रश्न पूछा जाएगा उसकी व्याख्या नहीं आती। तो पिछले साल जैसे हमने देखा कि गुल्ली डंडा में से जो है व्याख्या पूछ ली गई थी, इस बार मैं आपको कहता हूं 100% आपके प्रश्न बनेगा गुल्ली डंडा कहानी मुंशी प्रेमचंद की। इसमें से जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न 100% बनने की संभावना है कि पद और प्रतिष्ठा मानव मानव के बीच में अंतर ले आती है, जो नैसर्गिक संबंध होता है उस नैसर्गिक संबंध को कहीं ना कहीं समाप्त कर देती है। कथानायक का जो यह विचार है, या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद का जो ये विचार है, इस विचार को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान से इस कहानी को फिर से पढ़िएगा। बात करेंगे प्रश्नों की, जब चर्चा करेंगे उस समय कि कौन कौन सी चीजें वापस आ सकती। मैं एक ही मिनट में आपको वापस बता दूं कि व्याख्या की दृष्टि से 2020 के लिए ये तीसरा, चौथा और 9वां पाठ है, इनको आप थोड़ा विशेष ध्यान देकर के देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से ही व्याख्या आएगी, लेकिन इन तीनों पाठों को आप व्याख्या की दृष्टि से
आपके पास में जो भी सामग्री हो, सहायक सामग्री, किसी भी गाइड से, किसी भी पासबुक से आप उसकी जितनी व्याख्या देख सकते हैं उस व्याख्या को देखिए। अब मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं, मैं आपको अच्छा संदर्भ लिखवाऊंगा, मैं आपको लिखाऊंगा विशेष के कुछ बिंदु जिनको आप कहीं से भी व्याख्या है, किसी भी पाठ में से व्याख्या है, आप उन विशेष के बिंदुओं को लिखिए, आपको विशेष में मिलने वाले। देखिए व्याख्या के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है संदर्भ एवं प्रसंग, दूसरा भाग होता है व्याख्या और तीसरा भाग होता है विशेष, जो विशेष के बिंदु बनते हैं। तीनों ही अलग अलग अंग जो होते हैं, व्याख्या के 3 भाग, उन तीनों भागों के अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। आपने संदर्भ में प्रसंग अच्छा लिखा है, आपको उसके अलग अंक मिलेंगे। आपने व्याख्या अच्छी लिखी है, आपको उसके अलग अंक मिलते हैं, और अलग अंक होते हैं विशेष के बिंदु के। तो मैं आपको विशेष के कुछ बिंदु लिखाऊंगा। परीक्षा में हम क्या करते हैं, विशेष के बिंदु तो लिखते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में उन व्याख्या के विशेष के जो बिंदु होते हैं उनको अच्छा नहीं लिखते, इसलिए आपको क्या होता है, उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। मैं आपको एक उत्कृष्ट भाषा शैली में किस प्रकार से विशेष का बिंदु लिखा जा सकता है, वो विशेष के बिंदु यहां बता दूंगा। आप उनको नोट कीजिएगा, आप उनको याद कर लीजिएगा 2-3 दिन में। कहीं से भी व्याख्या आती है, थोड़ा सा हेर फेर करके उसमें लेखक का नाम, रचना का नाम कुछ मिला करके, कुछ रचना की विशेषता मिला करके आप उन बिंदुओं को लिखिए। वो 3-4 बिंदु आपके लिए रामबाण दवा का काम करेंगे और अच्छे अंक आपको दिलवाएंगे। चलिए व्याख्या की बात को मैं यहीं विराम देता हूं। बात करते हैं प्रश्नों की कि इस बार 2018 में प्रश्न की दृष्टि से कौन कौन से पाठ पूछ लिए गए थे, 2019 में प्रश्नों की दृष्टि से कौन कौन से पाठों में से प्रश्न बना था, और 2020 में से इस बार प्रश्न कौन कौन से पाठों में से आ सकते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा कि आप इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे। मैं यहां से इस व्याख्या वाले अंश को थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए बात की हमने गद्य की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठों की। बात हम आगे और बढ़ाएंगे इस विषय में कि गद्य की व्याख्या में कैसे आप संदर्भ लिखें, कैसे आप विशेष लिखें, उसकी बात करेंगे। व्याख्या कौन कौन से पाठों में से आती है उसकी बात हमने कर ली। अब बात करते हैं प्रश्न। 2018 के प्रश्न पत्र में, अर्थात 2018 के अंदर जो प्रश्न आपको पूछा गया था उसमें जो सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में से आने वाले और पद्य भाग में से आने वाले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो देखते हैं। पहले देखिए आपके सामने प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 2018 के अंदर पूछे गए जो सरयू पाठ्य पुस्तक से जुड़े हुए प्रश्न हैं वह है, देखिए पहले तो आप इन प्रश्नों को। इन प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, अर्थात जो पेपर का 13वां प्रश्न है, वह है भारत भी महाशक्ति बन सकता है, पाठ के आलोक में भारत की उन्नति के बाधक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए आपके पाठ के पीछे ही प्रश्न आया हुआ है इस प्रकार का कि भारत की उन्नति में कौन कौन से बाधक तत्व हो सकते हैं, उन सभी बाधक तत्वों का आप उल्लेख कीजिए। देखिए साथियों, यह जो प्रश्न है यही इस पाठ में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 2018 में जो ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को आप 2020 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मान करके पढ़िएगा, याद कीजिएगा कि भारत की उन्नति के अंदर कौन कौन से बाधक तत्व है और वो बाधक तत्व कौन कौन से हैं उनका आपको विस्तार से वर्णन करना होता है। इसके अथवा में आप देखिए प्रश्न है, पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, कथन की विवेचना कीजिए। इस कथन में आपको बताना था कि बच्चों का जो मनोविज्ञान है उसको किस प्रकार से जैनेंद्र कुमार ने प्रस्तुत किया है। बच्चे अक्सर दबाव में झूठ बोलते हैं, किस प्रकार से छुन्नू जिसने पायल ली ही नहीं उससे भी पायल लेने की बात कही जाती है, किस प्रकार से इस कहानी के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों को किस प्रकार से दबाव दे करके पायल नहीं लेने के बावजूद भी उस पाजेब को, जिसको उन्होंने चुराया ही नहीं, उस बच्चों को दबाव दे दे करके बार बार उनसे यह स्वीकार करवाया जाता है कि पाजेब उन्हीं ने चुराई है। मारपीट करने से, भय से अक्सर बच्चों के मन में कौन कौन सी बातें उत्पन्न होती है, उस सारे मनोविज्ञान को आपको प्रस्तुत करना था इस प्रश्न के उत्तर में। 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है, पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, यह प्रश्न था अथवा में। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना था। 14वां प्रश्न आपके था वो पद्य भाग से था। पद्य भाग की बात करेंगे उस समय हम इस प्रश्न को देखेंगे वापस 14वें में भी। और बात करें 15वें प्रश्न की तो वो था लेखक के मन
में शिरीष को देखकर हुक उठती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो शिरीष के फूल में से प्रश्न पूछ लिया गया है, जो ललित निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का 2018 में। इसमें से आगे बात करें, मिठाई वाला कहानी के प्रमुख पात्र की चरित्रगत विशेषताएं बताइए। इस बार भी मित्रों मिठाई वाला जो कहानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 2018 में मुख्य पात्र यानी मिठाई वाला, जो मिठाई वाला बनकर के आता है, मुरली वाला बनकर के आता है, खिलौने वाला बनकर के आता है, उसके चरित्र की जो विशेषताएं थी वो बतानी थी। लेकिन इस बार जरूरी नहीं है कि वो का वो प्रश्न, इसी 2 ही प्रश्न बनते हैं इस पाठ में से। अगर प्रश्न बनते हैं तो महत्वपूर्ण दृष्टि से 2 ही प्रश्न बनते हैं। अब वो है, एक तो पाठ की मूल संवेदना, नोट कीजिएगा आप लोग कि मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, या फिर आपको बताना होगा कि मिठाई वाला कहानी का जो मुख्य पात्र है उसके मन की क्या पीड़ा थी। कहानी के अंत में वो कथा नायिका को उस कहानी की जो पात्र है, महिला पात्र, उसको किस प्रकार से अपने मन की पीड़ा बताता है, उसके मन का क्या दर्द है, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। तो आप इन 2 प्रश्नों को विशेष रूप से देखिएगा। प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, मैं अभी 2018 का प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप देखिए, अगला प्रश्न था गुरु गोविंद तो एक है। यह प्रश्न फिर कबीर पाठ में से पूछा गया है, वो पद्य भाग की बात है। कुरुक्षेत्र कविता का मूल संदेश पूछा गया है 18वें प्रश्न में। 19वां प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या प्रेमचंद के दोनों में से एक का किसी पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना था। 20वें प्रश्न की बात करें तो अर्थशास्त्र संस्कारों पर कैसे हावी हो रहा है, जो आपके 9वां पाठ है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, व्यंग्य निबंध, उसमें से प्रश्न पूछा गया है। इस बार भी यह पाठ आपके महत्वपूर्ण है, चाहे व्याख्या की दृष्टि से देखिए आप, चाहे प्रश्न की दृष्टि से। यह बात करी हमने। अब बात करते हैं तो 21वां प्रश्न फिर कहीं आपके पद्य भाग में से है। तो ये प्रश्न थे आपके गद्य भाग के अंदर जो 2018 में पूछे गए थे। 13वां प्रश्न था भारत भी महाशक्ति बन सकता है, इस पाठ में से पूछ लिया गया था। शिरीष के फूल में से प्रश्न पूछ लिया गया था। मिठाई वाला में से प्रश्न पूछ लिया गया था। और प्रश्न पूछ लिया गया था अर्थशास्त्र संस्कारों पर हावी हो रहा है। इस दृष्टि से तो इसका मतलब यह हुआ कि कौन कौन से पाठ आपके आ गए थे। आपके पाठ आ गया था पाजेब, आपके पाठ आ गया था 2018 में भारत भी महाशक्ति बन सकता है, आपके पाठ आ गया था शिरीष के फूल, आपके मिठाई वाला पाठ पूछ लिया गया था, और साथ ही आपके संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये 2018 की दृष्टि से पूछ लिए गए थे। अब देखते हैं 2019 में कौन कौन से पाठ, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछ लिए गए हैं। 2018 के प्रश्न पत्र में आए हुए बातों करने के बाद अब आपके सामने है 2019 का प्रश्न पत्र। देखिए 2019 के प्रश्न पत्र का जो 13वां सवाल है आपके, अर्थात सरयू पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न पूछा गया है, 80 शब्दों में उत्तर देना था। प्रश्न है भक्ति आंदोलन में तुलसी के योगदान पर अपने मौलिक विचार लिखिए। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, इस निबंध में से आपको 2019 में प्रश्न पूछ लिया गया है। 2019 के अंदर इसमें से प्रश्न आ गया है। अब बात करें 2019 के अंदर जो अथवा में इसका प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात जो 4 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें अथवा में पूछा जाता है, तो सेब और देव कहानी अधर्म पर धर्म की विजय है, अर्थात सेब और देव कहानी का जो मूल भाव है वो आपको लिखना था। 2019 के अंदर ये भी पूछ लिया गया है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 14वां प्रश्न है वो पद्य भाग में से है। 15वां प्रश्न परसाई जी के अनुसार प्रयाग और इलाहाबाद शब्दों के प्रयोग में क्या अंतर है, बड़ा गजब का प्रश्न है। फिर आपको प्रश्न पूछा गया है हरिशंकर परसाई में से संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, इसमें से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए 2019 के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया। बात करें 2019 के अंदर 16वें प्रश्न की, अपनी स्त्री का हुलिया लिखवा कर पकड़ मंगाना नीच का काम है, अलोपी ने ऐसा क्यों कहा। तो ये बात हो गई अलोपी संस्मरण महादेवी वर्मा, इसमें से भी प्रश्न पूछ लिया गया 2019 के अंदर। अब बात करें 17वें प्रश्न की और 18वें प्रश्न की, तो ये पद्य भाग में से है। 19वां प्रश्न फिर वही 2 परिचय पूछे गए हैं अथवा में, पद्माकर और बाबू गुलाब राय का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 20वां प्रश्न है अंततः पाजेब का पता कैसे चलता है, पाजेब कहानी जैनेन्द्र कुमार, इसमें से प्रश्न पूछ लिया गया है कि पाजेब का पता कैसे चलता है, कैसे बुआ वापस आती है और वो कहती है कि मैं तो जल्दी जल्दी में यह पाजेब जो है अपने साथ ही लेकर चली गई।
उस समय आप देखिए कि किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई होगी, किस प्रकार बच्चों को इतना प्रताड़ित करने का मन में जो क्षोभ होता है वो उत्पन्न हुआ होगा। उस सारी चीज़ की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अंततः पाजेब का पता कैसे चलता है, ये 20वां प्रश्न पाजेब कहानी में से आ गया। तो इस दृष्टि से अब 21वां जो प्रश्न बचता है वो है मंदोदरी और रावण के साथ में जो होने वाली बातचीत है वह राम और रावण के मध्य क्या अंतर बताती है। तो ये मंदोदरी की रावण को सीख पद्य भाग में से आपके पूछा गया एक प्रश्न था। तो कुल मिलाकर के भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, सेब और देव जो कहानी है उसमें से प्रश्न है आपके परसाई जी के पाठ में से इलाहाबाद और प्रयाग के प्रयोग में अंतर, अपनी स्त्री का हुलिया लिखवाना, आलोपी वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। तो और प्रश्न पूछा गया है पाजेब में से। तो कुल मिलाकर के अब आपके सामने स्थिति जो है वो स्पष्ट है कि कौन कौन से प्रश्न 2019 में पूछ लिए गए हैं। देखिए 2019 के अंदर आपको इन पाठों में से पाजेब, आलोपी, सेब और देव, भक्ति आंदोलन और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, इसमें से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। स्थिति एकदम साफ है मित्रों। कहानी में से प्रश्न पक्का आता है। 2 कहानियां हैं, पाजेब, सेब और देव, और इन दोनों कहानियों का जो मूल भाव है, कहानी में आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, कहानी में मूल भाव ही देखना होता है। आप उन कहानियों का मूल भाव देखिए। कहानी बसती है 2, एक गुल्ली डंडा और एक मिठाई वाला। मैं आपको कहता हूं 2020 में यह 100% आने वाला प्रश्न है। गुल्ली डंडा कहानी की जो मूल संवेदना है वो बतानी है कि किस प्रकार से पद और प्रतिष्ठा मानव के बीच में जो संबंध होता है उसके अंदर अंतर ले आती है, उन मानवीय संबंधों को समाप्त कर देती है। इस प्रश्न को आप थोड़ा गौर से देखिएगा। बस बात करें मिठाई वाला कहानी की, तो मिठाई वाला कहानी के अंदर जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को आपको बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। प्रश्न पहले पूछ लिया गया है, मिठाई वाला कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। जरूरी नहीं है कि यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाए। मिठाई वाला जो कहानी है इसकी संवेदना, और साथ ही आपको बताना है कि मिठाई वाला जो पात्र है उस पात्र के मन की पीड़ा को अपने शब्दों में लिखिए। आखिर वो अपने मन की पीड़ा किस प्रकार से व्यक्त करता है कहानी के अंत में। इन 2 बातों को फिर से ध्यान दीजिएगा और आप लोग ध्यान से इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको कुछ प्रश्न जो है वो सीधे ही लिखे हुए बता दूंगा कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ करके परीक्षा देने जाइएगा। चलिए बात करें तो भारतीय संस्कृति और शिरीष के फूल। मेरा मानना है कि इस बार शिरीष के फूल निबंध से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, या लेखक शिरीष के फूल के माध्यम से मानव जीवन को कैसी प्रेरणा देना चाहता है कि अदम्य साहस, अदम्य जिजीविषा और संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाला जो ये व्यंग, जो हमारे जो निबंध है ललित निबंध की कोटि का, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के जी को निबंध जो है, इस निबंध में हमें क्या प्रेरणा मिलती है शिरीष के फूल, इस निबंध को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। मैंने कहा आपको कि मैं किसी पाठ को पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यह बता रहा हूं कि आपको इन पाठों को महत्वपूर्ण दृष्टि से देख करके जाना है। इस पाठ का मूल भाव पढ़ करके जाइएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जब पाठ शुरू होता है तो वहां से आप मूल भाव पढ़िएगा, उस मूल भाव को पक्का याद कर लीजिएगा। प्रश्न कोई सा भी आता है उस मूल भाव के सहारे आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया ना कि लेखक के मन में क्या हुक उठती है, वो क्यों उठती है शिरीष के फूल को देख करके, तो ठीक वैसे ही आपको फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिरीष के फूल पाठ के माध्यम से या इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानव जीवन को प्रेरित किया है, इस कथन को विश्लेषित कीजिए, कथन की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से कोई प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये बात हुई आपके शिरीष के फूल पाठ की। तो 2020 की दृष्टि से शिरीष के फूल पाठ भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों पाठों में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। बात करी थी हमने गुल्ली डंडा कहानी की, बात करी मिठाई वाला की, बात करी शिरीष के फूल की। अब ये जो पाठ जितने भी है इन सभी पाठों में से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो प्रश्न बनता है भारत भी महाशक्ति बन सकता है, और इस पाठ में से मित्रों फिर वही एक ही प्रश्न बनता है कि भारत महाशक्ति बन सकता है, लेकिन उसके महाशक्ति बनने में रुकावट या बाधक तत्व कौन कौन से हैं, उन तत्वों का विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए 2020 की दृष्टि से फिर पढ़ करके जाइएगा। तो आपके सामने हैं ये सारी रचनाएं जो 2020 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास इस पाठ को भी आप
फिर से प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए चलिएगा। जो पाजेब है इसको लगातार पूछा गया है 2 बार, सेब और देव में से प्रश्न पूछा गया है। आप अलोपी इस पाठ को भी प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए चलिएगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 इन पाठों को तो आप महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़िएगा, और शेष बचे जितने पाठ हैं उनको भी पढ़ना तो हमें है ही, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक बार सरयू पाठ्य पुस्तक पर विहंगम दृष्टि डाल करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को प्रश्नों की जो चर्चा है उस प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूंगा, उन प्रश्नों को आप लोग महत्वपूर्ण दृष्टि से देख करके, पढ़ करके, याद करके जाइएगा। बात करते हैं पद्य खंड की। गद्य खंड में से कौन कौन से प्रश्न आपको पूछ लिए गए उसकी चर्चा कर ली हमने। पद्य खंड में से कुछ मैं सीधे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा, आपको सीधे ही बता दूंगा कि इन पाठों में से प्रश्न, मैं प्रश्न नहीं बताऊंगा, इन पाठों में से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, और इन पाठों में से इस बार प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम कुछ पाठों पर जल्दी जल्दी से चर्चा भी कर लेंगे कि आपको, मैं आपको कह रहा हूं, पहला ही पाठ है कबीर, और 100% प्रश्न आने की संभावना इस बार कबीर में से प्रश्न आएगा। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, इस पंक्ति के आलोक में कवि कबीर द्वारा दी गई शिक्षा या आत्मा और परमात्मा के संबंध में बताई गई बात को स्पष्ट करना है, या बताना है कि कबीर की दृष्टि में किस व्यक्ति को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, या सांसारिक कष्ट नहीं सताते हैं, या कबीर की दृष्टि में किसकी मृत्यु होती नहीं है। ठीक है, कबीर कहते हैं इस पद के अंत में, तो उन सारी चीज़ों का आप स्पष्ट रूप से पढ़ करके जाइएगा। आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कबीर पाठ में से कि कबीर ने जो एक रूपक बांधा है, अंतिम जो पद है कबीर का, उस पद के माध्यम से कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पद में ज्ञान की आंधी आने के बाद में मानव जीवन में या मानव शरीर में कौन कौन सी जो बुराइयां होती है वो निकल जाती है, उसका रूपक अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। वो पूछा कबीर की कोई एक साखी या एक दोहा देख करके उसका भावार्थ पूछा जा सकता है। उसके हाँ, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उस पाठ में से, बात करेंगे कबीर पाठ की, तो गुरु महिमा का जो वर्णन कबीर ने किया है, आप गुरु महिमा के जितने भी कबीर के दोहे हैं उन सभी दोहों को याद करिएगा। वो दोहे दिमाग में रहेंगे तो आप गुरु महिमा से संबंधित जितनी भी बातें कबीर ने कही है उन सभी बातों का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार गुरु महिमा वाला, कबीर पाठ की दृष्टि से इसको देख करके जाइएगा। इनको मिटाता हूं, देखते हैं पद्य भाग के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण पाठ है। प्रश्नों की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से हमने सारी चर्चा पहले कर ली है। मेरी व्याख्या वाले वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपने व्याख्या के वीडियो देखे तो प्रश्न आपको कहीं से भी पूछा जाएगा, आप उन प्रश्नों के उत्तर उन पाठों में से, क्योंकि वो सभी पाठ तो व्याख्या में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जो पाठ व्याख्या में नहीं पूछे जाएंगे वो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप उनको जरूर देखिएगा। मिटाता हूं इनको, देखते हैं पद्य भाग के अंदर कौन कौन से पाठ है और उनमें से कौन कौन से पाठ प्रश्नों की दृष्टि से इस बार महत्वपूर्ण है। गद्य भाग के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के बाद में आपके सामने है पद्य खंड के जो 12 पाठ है, वो देखते हैं जल्दी से 2018 के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं या पाठ कौन कौन से महत्वपूर्ण माने गए 2018 में। 2018 के अंदर आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था सेनापति, इस पाठ में से कि सेनापति रीति काल के अंदर जो प्रकृति चित्रण में सर्वश्रेष्ठ है, तो अर्थात आपको सेनापति का जो प्रकृति चित्रण था, सेनापति की जो 4 पद है आपके पाठ्यक्रम में, उसमें से वसंत ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का वर्णन है, उन सभी पदों के आधार पर तो आप इस बार फिर उस महत्वपूर्ण प्रश्न को मानते हुए आपको पूछा जा सकता है कि सेनापति का जो वसंत ऋतु का चित्रण है उसको अपने शब्दों में लिखिए, या ग्रीष्म ऋतु आने के बाद, ध्यान से सुनिएगा कि ग्रीष्म ऋतु आने के बाद में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं ग्रीष्म ऋतु आने से पहले, उस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रकृति चित्रण का प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। सेनापति पूछा गया था, सेनापति के ही विकल्प के अंदर आपको पूछा गया था 9वां पाठ पैसोला की प्रतिध्वनि। पैसोला की प्रतिध्वनि इस कविता के माध्यम से वर्तमान संदर्भ में इसकी समीक्षा करनी थी कि पैसोला की प्रतिध्वनि कविता की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, कि क्या आवश्यकता है देश के लिए अनाम उत्सर्ग करने की, जो उस समय की दृष्टि थी, जो पैसोला की प्रतिध्वनि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। कुल मिलाकर के मैं आपको एक ही चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि जो कविताएं हैं उनके सबके मूल भाव याद करिए।
प्रश्न में हेर फेर किया जाता है, आपको लिखना उसका मूल भाव ही होता है सभी पाठों का। आज एक काम करिएगा, सभी पाठों का मूल भाव याद कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो आपके सेनापति पूछ लिया गया था 2018 में, एक पैसोला की प्रतिध्वनि की वर्तमान समय में प्रासंगिकता या वर्तमान समय में समीक्षा कीजिए कि वर्तमान समय में यह कविता कितनी प्रासंगिक है, ये बात पूछी गई थी। तो ये तो था आपका जो पहला प्रश्न था वो। फिर आपको अथवा में प्रश्न थे 5वां और 9वें पाठ में से। अब आपको प्रश्न पूछा गया था कि कबीर पाठ में से गुरु गोविंद तो एक है, गुरु गोविंद तो एक है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक साखी देख करके या एक दोहा देख करके, उस पंक्ति देख करके आपको पूछा जा सकता है। इस बार भी प्रश्न बनेगा, कबीर में से 100% प्रश्न बनना है, इसलिए गुरु गोविंद तो एक है, पंक्ति के आलोक में या पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए या इस पंक्ति के संबंध में बताइए। कुल मिलाकर ये बताना था कि गुरु महिमा, बात मैंने करी थी ना, गुरु महिमा का प्रश्न इस बार भी महत्वपूर्ण बनेगा। तो एक तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के आपको सेनापति पूछ लिया गया था, कबीर पूछ लिया गया था, पैसोला की प्रतिध्वनि आपको पूछ ली गई थी। बात करें, बढ़े आगे, कुरुक्षेत्र, इसमें से प्रश्न पूछा गया था कि कुरुक्षेत्र कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, या ये कविता क्या प्रेरणा देती है। फिर वही मूल भाव वाली बात आ गई थी। ये प्रश्न 2018 में पूछ लिया गया है। बात करें 2018 के अंदर अगले प्रश्न की, तो आपको एक प्रश्न पूछा गया था तुलसीदास पाठ में से, जो दूसरा पाठ है तुलसीदास, इसमें से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था, सुपनका की गति तुम देखी, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। सुपनका की गति तुम देखी, जो मंदोदरी है रावण की पत्नी, वो रावण से कहती है कि आपने सुपनका की गति तो देख ही ली। कुल मिला करके क्या लिखना था प्रश्न के उत्तर? प्रश्न के उत्तर में यह लिखना था कि सुपनका भगवान राम की महिमा का जो वर्णन करती है उसे 15 शब्दों में लिखिए। उस प्रश्न को ऐसे नहीं पूछा गया है, पूछा ऐसे गया है कि और बताया गया है कि भाई कुल मिलाकर उस पाठ में मंदोदरी अपने पति रावण को क्या क्या शिक्षा देती है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि मंदोदरी रावण को शिक्षा देते हुए भगवान राम की महिमा का जो वर्णन करती है, भगवान राम के गुणों का जो बखान करती है वो। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो बनता है रावण की पत्नी मंदोदरी का चरित्र चित्रण। 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपको इस बार प्रश्न पूछा जाता है तो इन तीनों प्रश्नों में से आप ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं, ये तो बात हुई 2018 की कि 2018 के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए थे। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पाठों में से आपको 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एक पाठ अथवा में आता है। तो इस प्रकार से 2018 की बात हुई। अब देखते हैं जल्दी से 2019 के अंदर आपको कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। बात करें 2019 के प्रश्न पत्र की, तो 2019 के अंदर आपको जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था कि रहीम के दोहों की भाषागत विशेषता। मैं जिन पर गोला लगा रहा हूं वो 2019 में पूछे गए पाठ है। प्रश्न था रहीम के दोहों की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अर्थात बताना था रहीम की भाषा शैली का प्रश्न था ये। इसके विकल्प में आपको जो प्रश्न पूछा गया था वो था यशोधरा पाठ के आधार पर यशोधरा की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपको 2019 में पूछ लिया गया है। जो अगला प्रश्न था वो था कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती, घनानंद के इस पद के आधार पर इस पंक्ति का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। कानन और निहारती बावरी नेकुन हारती, तारण से एक तारण तारती, आपको ये पद्य की व्याख्या करवाई, उस पद्य व्याख्या को जरूर देखिएगा आप लोग। हो सकता है इस बार आपको फिर प्रश्न पूछा जाए घनानंद में से, तो इसलिए घनानंद में से 2019 में प्रश्न पूछ लिया गया है। संभावना कम है 2019 में जो पूछा गया है हाथों हाथ उसी में से प्रश्न पूछा जाए, इसकी संभावना वैसे कम होती है। तो यह भी 2019 के अंदर आपको पूछ लिया गया है। प्रश्न था कि कानन और निहारती बावरी एक नेकुन हारती, इस पंक्ति का मंतव्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति के द्वारा क्या कवि जो है वो क्या कहना चाहता है, ये बात करी हमने। अब बात करते हैं 2019 के अंदर जो अगला प्रश्न था किरण धेनुएं, यहां से प्रश्न बना है। किरण धेनुएं कविता में वर्णित प्रकृति चित्रण को प्रस्तुत कीजिए। प्रकृति का सौंदर्य नरेश मेहता ने वर्णित किया है। प्रकृति चित्रण का प्रश्न देख लीजिए आप, 2 बार पूछ लिया गया है। पहले सेनापति का प्रकृति चित्रण पूछा गया था, अब किरण धेनुएं में वर्णित प्रकृति चित्रण पूछ लिया गया है 2019 के अंदर। तो ये 4 प्रश्न हो गए। बात करें तुलसीदास में से लगातार 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया। तुलसीदास इस बार व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये मैंने पहले ही बताया आपको, इसलिए व्याख्या जरूर देख कर जाइएगा तुलसीदास पाठ की पूरी। तुलसीदास पाठ को पूरा पढ़ना ही है।
लेकिन प्रश्न 2 बार लगातार पूछे गए हैं, इस बार थोड़ी कम संभावना बनती है। पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था कि मंदोदरी राम और रावण में क्या अंतर बताती है, इस प्रकार का एक प्रश्न 2019 में आपको पूछा गया है। तो ये कुल मिलाकर के जिन पर मैंने सर्कल किया है, ये जो पाठ है ये 2019 में आपको प्रश्नों की दृष्टि से पूछ लिए गए हैं। मैं आपको एक 100% प्रश्न बताता हूं जो इस बार आपको पूछा जाएगा, और वो है राम की शक्ति पूजा कविता का मूल भाव। ये 2020 आप लिख लीजिए। मैं किसी चीज का दावा नहीं करता, लेकिन यह प्रश्न मेरी दृष्टि में इस बार 101% आने की संभावना है। राम की शक्ति पूजा जैसा पाठ छोड़ दिया गया, इस पाठ में से मित्रों या तो व्याख्या आएगी, व्याख्या नहीं दी तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि राम की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। आपको पंक्ति देकर पूछा जा सकता है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, इस पंक्ति के आलोक में राम की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। या राम की शक्ति पूजा मानव मन के अंतर्द्वंद्व को स्पष्ट करने वाली एक कविता है। ये 2 प्रश्न आप जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न मान करके इन प्रश्नों के उत्तर देख करके जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए 2020 की दृष्टि से। और एक प्रश्न कुरुक्षेत्र में से इस बार महत्वपूर्ण बनता है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान दीजिएगा कि कुरुक्षेत्र कविता युद्ध और शांति विषय में जो अपने विचार प्रस्तुत करती है उसको बताइए। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण आपको पूछा जा सकता है, या धर्मराज युधिष्ठिर के मन में जो ऊहापोह है वो मानव मन की ऊहापोह है, इस संबंध में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2020 की दृष्टि से यह पाठ भी महत्वपूर्ण है। बात करी थी मैंने कबीर की, वो भी 2020 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुरु महिमा का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, काहेरी नलिनी तो कुमलानी पद के माध्यम से कबीर ने सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त होने का जो संदेश दिया है, उस संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इन प्रश्नों को आप जरूर देख करके जाइएगा। बात करते हैं और महत्वपूर्ण कौन कौन से पाठ है। कबीर महत्वपूर्ण है इस बार। बात करी राम की शक्ति पूजा, ये निराला का प्रश्न जो है, ये मैंने प्रश्न भी बताया कुछ आपको, वो महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र जो दिनकर की रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार एक और 100% बनने वाला प्रश्न बता रहा हूं, और वो प्रश्न है पंत की कविता धरती कितना देती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब 25 जून को जब प्रश्न पत्र आए, उस प्रश्न पत्र में आप 2020 के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को जरूर ढूंढिएगा। हो सकता है यह प्रश्न आपका स्वागत करे उस दिन परीक्षा में, इसलिए इसको देखिएगा। हाँ, किरण धेनुए पूछ लिया गया है, किरण धेनुए की व्याख्या पूछ ली गई है, प्रश्न पूछ लिया गया है। अब बचती है 2 छोटी छोटी कविताएं, एक विडंबना और एक बोध। इन दोनों कविताओं में से जो एक एक प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि एक बोध कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, विडंबना कविता के अंदर क्या विडंबना प्रस्तुत की गई है उसको स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आप ध्यान से देख करके जाइएगा। मैंने शुरू में ही कहा है कि हम आज पाठ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ ये बताकर जा रहा हूँ कि आपको महत्वपूर्ण कौन कौन से पाठ है उनको देख करके आना है। आपको जितने भी मैंने सर्किल में लगाए हैं वो मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर। आपके लिए पहला पाठ महत्वपूर्ण है कबीर, जो 2020 की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ वो पहला पाठ कबीर महत्वपूर्ण है। आपके लिए 8वां पाठ राम की शक्ति पूजा निराला महत्वपूर्ण है प्रश्न की दृष्टि से। आपके लिए जो महत्वपूर्ण पाठ है वो है कुरुक्षेत्र 10वां पाठ प्रश्न की दृष्टि से। आपके लिए महत्वपूर्ण है 11वां पाठ धरती कितना देती है। कभी सेम के बीज भी बोता है और कभी पैसे भी बोता है, ठीक है, और उन दोनों बोने के बीच में जो एक अंतर रहता है वो मानव मन की जो इच्छाएं हैं उसके बारे में जो बात करी है वो भी कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक कविता है। बाल मन किस प्रकार से सोचता है, व्यक्ति के मन में लोभ किस प्रकार से आता है, कर्तव्य पथ की प्रेरणा कैसे देती है, धरती कितना देती है यह कविता। इस सारी जितनी विषय वस्तु है उसके मूल भाव को आप लोग किताब में से आप आज एक ही काम कीजिएगा, सरयू पाठ्य पुस्तक उठाइएगा और सब कविताओं का मूल भाव जो मैंने महत्वपूर्ण बताई है उन कविताओं का मूल भाव पढ़ करके ही सोइएगा मित्रों। अभी तो 6 साढ़े 6 ही बज रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं तब, लेकिन अभी भी समय है आपके पास में। बताया था मैंने आपको समय नहीं है अब सोने का, गफलत में अवसर खोने का, गया जमाना अब रोने का। किसी के आगे कोई चीज नहीं कहनी है, अपने आप को समझाना है, बढ़ना है आगे। तो यह 11वां पाठ जो है इसको महत्वपूर्ण दृष्टि से पढ़ना है। जो 12वां पाठ है इसके अंदर जो विडंबना और एक बोध कविताएं हैं
इनकी पंक्तियां देखकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पाठों को आप विशेष रूप से देख करके जाइएगा। भारत की श्रेष्ठता या भारत माता, इन दोनों पाठों में से भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इस दृष्टि से आप इन दोनों कविताओं का जो मूल भाव है, ये भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य या भारत के जो अतीत का जो गौरवशाली जो चित्रण है, उनसे जुड़ी हुई कविता है। तो आप इनको भी पढ़ करके जाइएगा। देख लीजिएगा किस प्रकार से मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपको, उनके बारे में बात करी हमने। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो मैं आपको जल्दी से बता चुका हूँ पहले ही, फिर बता दूंगा। लेकिन बढ़ते हैं आगे और मैं आपको ये बता दूं कि मंदाकिनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी है, उसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इस बार कौन कौन से पाठ महत्वपूर्ण हैं, कौन से 2018 2019 में पूछ लिए गए हैं और कौन से इस बार आपके महत्वपूर्ण बनते हैं। जल्दी से एक दृष्टि मंदाकिनी पाठ्य पुस्तक पर। बात करें मंदाकिनी पाठ्य पुस्तक की, तो मंदाकिनी पाठ्य पुस्तक में आपके 10 पाठ है। आपके सामने है 10 पाठ। पहला राष्ट्र का स्वरूप है, निर्वासित है, हमारी पुण्यभूमि भारत और उसका गौरवमय अतीत है, राम कुमार वर्मा से बातचीत है, सुभाष चंद्र बोस है, सुभद्रा संस्मरण है महादेवी वर्मा का, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ जो उनकी आत्मकथा है परमहंस योगानंद की, उसका एक अंश है। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का, गेहूं बनाम गुलाब निबंध है राम वृक्ष बैनीपुरी का, और यात्रा एक पावन तीर्थ के डॉक्टर देव कोठारी का एक यात्रा वृत्तांत है। देखते हैं जल्दी से 2018 में किन किन पाठों में से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। जिन पाठों में से 2018 में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, पहला ही पाठ था राष्ट्र का स्वरूप, इसमें से प्रश्न पूछा गया था 2018 में। फिर निर्वासित कहानी में से प्रश्न पूछ लिया गया था 2018 में। 2018 में राम कुमार वर्मा से बातचीत का प्रश्न पूछा गया था, सहवाल सत्यार्थी की जो रचना है उसमें से। फिर प्रश्न पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस इस रचना में से 2018 में। और फिर एक प्रश्न पूछा गया था गेहूं बनाम गुलाब इस निबंध में से, और एक प्रश्न पूछा गया था आपके यात्रा एक पावन तीर्थ की इस रचना में से। तो कुल मिलाकर के आपको यह जो पाठ है 6, इनमें से 5 प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि एक प्रश्न विकल्प में होता है। तो ये पाठ 2018 में पूछे गए हैं, और जो पाठ 2018 में पूछे गए हैं मित्रों, वे सब पाठ आपके लिए 2020 में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 100% प्रश्न बनेगा यात्रा एक पावन तीर्थ की इस पाठ में से इस बार भी। सेलुलर जेल में कैदियों को दी जाने वाली जो यातनाएं हैं वो अमानवीय पीड़ा थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इस बार महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखते हैं पहले 2019 के अंदर कौन कौन से पाठ पूछ लिए गए थे। 2019 में पूछे गए थे उनमें से जो पाठ था वो था तीसरा। ये 2019 में पूछा गया था हमारी पुण्यभूमि भारत और उसका गौरवमय अतीत। फिर प्रश्न पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस, रिपीट किया गया था 2019 के अंदर। क्योंकि 6 पाठ पूछ ले गए थे तो फिर कोई तो पाठ रिपीट होना ही था। 10 ही रचनाएं हैं आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर। बात करें तो सुभद्रा महादेवी वर्मा जो बचा हुआ था, इस पाठ को भी 2019 में पूछ लिया गया। फिर 2019 के अंदर लगातार पाठ पूछे गए थे, वैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये सब पाठ लगातार 2019 के अंदर आपको पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसे देख लीजिए, चौथा नहीं है, बाकी तीसरे से लेकर के 9वें तक जो पाठ है ये सब 2019 में पूछे हुए हैं। किताब आपके पास में है, साल भर आपने इस किताब को पढ़ा है, गद्य रचनाएं हैं सारी। एक बार मेरे कहने से आप इन सब पाठों को जो इस बार बचते हैं का मतलब देख लीजिए आप, पहला, दूसरा, चौथा, राम कुमार वर्मा से बातचीत 100% प्रश्न आएगा मित्रों इस बार। इसमें से राम कुमार वर्मा का जो प्रश्न है वो बनना है, देखेंगे इस बार। इस पाठ को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना है आपको। और यात्रा एक पावन तीर्थ की, ये 2020, तो 2020 के अंदर आपके पहला, दूसरा, चौथा और बचा हुआ पाठ है वो है 10वां यानी यात्रा एक पावन तीर्थ की। ये 4 जो पाठ है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है 2020 की दृष्टि से।
100% इनके आने की आपके संभावना है। निर्वासित कहानी का जो मूल भाव है वो तो आप पक्का ही याद रख लीजिएगा, किस प्रकार वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है, बदलते हुए मानवीय परिवेश है और माता पिता के प्रति जो हमारे मन में श्रद्धा और जो प्रेम का भाव है वो किस प्रकार से कम होता जा रहा है, किस प्रकार हम केवल अपने ही व्यक्तिगत जीवन तक सीमित होते जा रहे हैं। जो इस कहानी का मूल भाव है, सूर्यबाला की जो संवेदना है, इस कहानी का जो मूल भाव है इस पाठ का, वो आप जरूर याद करके जाइएगा। आप बताइएगा कि दो दो बेटे होते हुए भी माता पिता को किस प्रकार से अलग होकर के रहना पड़ता है। इस पीड़ा को आप लोग, आपने अगर बागबां मूवी देखी हो तो मित्रों वैसी ही एक कहानी है सूर्यबाला द्वारा लिखी गई, निर्वासित, कि किस प्रकार से वृद्धावस्था में माता पिता को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब संतान अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है तो माता पिता की क्या स्थिति होती है। इन सारी बातों को आप अपने प्रश्न के उत्तर में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा 100% इस बार। यात्रा एक पावन तीर्थ की बात करेंगे। राम कुमार वर्मा से बातचीत की, जो सेवा सत्यार्थी ने जो साक्षात्कार लिया है राम कुमार वर्मा का, उन्होंने कौन कौन सी बातें पूछी है, वर्तमान साहित्य के बारे में कौन कौन सी बातें पूछी है, किस प्रकार से साहित्यिक दृष्टिकोण है राम कुमार वर्मा का, उस पूरे पाठ को आप पढ़िएगा। उस पाठ में तथ्य ज्यादा है, तथ्यात्मक प्रश्न आपको नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि लेखक राम कुमार वर्मा की क्या दृष्टि थी किसी भी विषय को लेकर के, ऐसा प्रश्न बनेगा। तो आप उन प्रश्नों को, पाठ के पीछे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, साथ ही पाठ के बीच में से कौन कौन सी चीजें बनती है उन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दीजिएगा। और यात्रा एक पावन तीर्थ की, इसमें से तो जो एक ही प्रश्न बनता है कि अमानवीय पीड़ाओं का जो वर्णन किया है डॉक्टर देव कोठारी ने, सेलुलर जेल में जो कैदियों के साथ में बर्ताव होता था, उस पीड़ा को अपने शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न इस बार फिर आपका स्वागत करेगा। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा तो आपके दिमाग में चीज आ रही होगी कि चार ही पाठ बताए तो फिर और कौन सा पाठ महत्वपूर्ण बन सकता है। भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर का, इसमें से भी 2020 में फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार से स्व प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच संघर्ष चलने वाला जो ये एकांकी है, आखिर में स्व प्रेम की किस प्रकार बलि दे दी जाती है। भोर का तारा जिसको लिखने के लिए इसके लेखक ने अपना जीवन लगा दिया, वही भोर का तारा जब वो अग्नि को समर्पित कर देता है और राष्ट्र कल्याण के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने प्रेम को भूल करके, उस छाया को भूल करके जिसके लिए वो जीता था, आखिर में वह राष्ट्र के लिए जीने लगता है। ऐसी आप राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाली एकांकी, इस एकांकी को आप, ऐसी रचना को आप जरूर पढ़िएगा। वापस 2020 में इस बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न आपको सुभद्रा पाठ में से भी पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा और उनकी सखी सुभद्रा के बीच में जो संबंध थे उनको लेकर के प्रश्न आपसे किया जा सकता है। सुभद्रा के व्यक्तित्व की विशेषताएं आपको पूछी जा सकती है, सुभद्रा की चारित्रिक विशेषताएं आपको पूछी जा सकती है। इन सब प्रश्नों पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये थे महत्वपूर्ण पाठ 2020 की दृष्टि से। अब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में, मैं आपको बता रहा हूं पहले कि इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सीधे ही डाल करके जाऊंगा कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप इस बार विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि गद्य की व्याख्या, देखिए इन पाठों में से व्याख्या नहीं आएगी, मंदाकिनी में से व्याख्या नहीं आती। मंदाकिनी में से जो पाठ महत्वपूर्ण है मैंने उस बारे में बता दिया आपको। मैं आपको कुछ प्रश्न पद्य खंड के बताऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस प्रश्नों को मैं नोट करके आपके सामने लाया हूं, उनको आपको बता करके जाऊंगा आखिर में इस वीडियो के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं किस प्रकार से आप किसी भी तरह की व्याख्या आती है उसका संदर्भ लिखें, किस प्रकार से किसी भी तरह की व्याख्या आती है उनका विशेष लिखें, विशेष के कौन कौन से बिंदु बनते हैं उनको जल्दी जल्दी से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। लीजिए, आपके सामने है एक व्याख्या का संदर्भ। जैसे मैंने बताया था आपको कि व्याख्या इस बार महत्वपूर्ण है, सीरीज के फूल पाठ में से व्याख्या आपके आ सकती है, 100% संभावना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उस पाठ का संदर्भ लीजिए, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। बात करते हैं हम लोग गद्य की व्याख्या में हम संदर्भ कैसे लिखें। व्याख्या के जो भाग होते हैं अलग अलग, उसमें संदर्भ एवं प्रसंग जो पहला भाग होता है, दूसरा भाग होता है व्याख्या और तीसरा होता है विशेष। जो पहला भाग है उसके अंदर हम, वैसे तो हमारा जो लिखने का तरीका होता है उसमें पहले में हम लिखते हैं संदर्भ एवं प्रसंग। अब पहले संदर्भ लिख करके फिर बाद में संदर्भ जहां पूरा होता है उसमें आधी लाइन छोड़ करके हम प्रसंग शुरू करते हैं। प्रसंग का संबंध होता है उन पंक्तियों से जो उस पाठ में से आई हुई है, उसका जो मूल विषय क्या है, मूल भाव क्या है, वो प्रसंग में लिखना पड़ता है कि कौन सा प्रसंग इन पंक्तियों में चल रहा है।
वो बात हुई। लेकिन शुरुआत करते हैं संदर्भ से। संदर्भ कैसे लिखें? अब संदर्भ की जहां तक बात है, मैंने एक संदर्भ लिखा है, रचना है आपके इस बार महत्वपूर्ण है व्याख्या की दृष्टि से, सीरीज के फूल। सीरीज के फूल रचना जो है वो कहां से देखिए, आपको संदर्भ में क्या क्या लिखना होता है। संदर्भ में आपको लिखना होता है कि संबंधित लेखक जो है उसका संबंध किस धारा से है, वह लेखक केवल निबंधकार है या वह कवि भी है, या उसका संबंध जो है निबंधों में भी किस कोटि के निबंधों से है, क्या वो व्यंग्य प्रधान निबंध लिखता है, क्या वो ललित निबंध परंपरा का व्यक्तित्व है, या वह प्रसिद्ध समालोचक है, ऐसी कोई उसकी विशेषता। फिर उस निबंध को कौन से निबंध संग्रह में से लिया गया है, अगर निबंध संग्रह का नाम दिया हुआ है तो वो, फिर उस निबंध का जो शीर्षक है वो, इन सभी चीजों को आपको संदर्भ में बताना होता है। लेकिन शब्दों की एक माला के अंदर उसको कैसे पिरोना है, उसका एक छोटा सा नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको लिखना होता है प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन ललित निबंध परंपरा के प्रवर्तक। देख लीजिए, अब आप ये ललित निबंध परंपरा के प्रवर्तक है, इसलिए इनके सामने ललित निबंध परंपरा के प्रवर्तक लिख दिया गया। मित्रों, यदि व्याख्या आ जाती है संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई हरिशंकर परसाई में से आपके व्याख्या आई हुई है, तब आप क्या ललित निबंध परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षर लिखेंगे? नहीं। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? इसकी जगह पर लिखेंगे हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षर। व्यंग्य निबंध परंपरा है एक, जिसमें हरिशंकर परसाई और परसाई जी के साथ में श्रीलाल शुक्ल वगैरह जितने भी व्यंग्य प्रधान निबंध लिखने वाले लोग हैं वो सब आते हैं। तो यहां हो जाएगा व्यंग्य निबंध परंपरा या हास्य व्यंग्य निबंध परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षर। यहां ललित निबंध परंपरा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा कि प्रमुख हस्ताक्षर एवं विख्यात समालोचक, उनके लिए भी चल जाएगा। हरिशंकर परसाई के लिए भी निबंधकार एक समालोचक होता ही है, तो यही लैंग्वेज चलेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ लिखा हुआ है, आप उनकी जगह पर लिख लीजिएगा हरिशंकर परसाई द्वारा रचित। यहाँ कल्पलता निबंध संग्रह लिखा गया है। और आपको पता है कि संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई जो है वो शिकायत मुझे भी है इसमें से है, तो इसलिए कल्पलता निबंध संग्रह की जगह पर हो जाएगा शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह से संकलित। ललित निबंध की जगह पर हो जाएगा व्यंग्य निबंध, और फिर यहां आ जाएगा संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई गद्य शीर्षक से अवतरित हुआ है। ऐसी की ऐसी लैंग्वेज यदि हम संदर्भ में लिखते हैं तो आपको संदर्भ के पूरे अंक मिलते हैं। फिर संदर्भ के अंक, उसके बाद में एक विद्यार्थी ने शायद प्रश्न किया था कि एग्जामिनर अंक काटेगा तो नहीं। मैं बता दूं आपको, एग्जामिनर की मानसिकता जो है ना वो आपकी लिखी हुई भाषा शैली सबसे पहले उस मानसिकता को निर्मित करती है। आपने पहले ही प्रश्न का पेपर में जैसा उत्तर दिया है ना, उसके बाद वो उस फ्लो में चलता है। तो इसलिए आप पहले ही प्रश्न का, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रश्न करो उसको इतना शानदार तरीके से करना कि फिर बाद में जो परीक्षक महोदय है वो आपको अंक ही अंक देंगे, इतने बढ़िया अंक आपको मिलेंगे। ऐसी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। चलिए, बात हो गई थी, तो ये भाषा शैली आप लोग याद कर लीजिएगा। बात इतनी सी थी, एक उतार लीजिए, इसके आधार पर आप किसी भी गद्य व्याख्या का, मैं कह रहा हूं गद्य व्याख्या क्यों, पद्य व्याख्या कर लीजिए। आप पद्य की व्याख्या आती है तो इसी लैंग्वेज के आधार पर आधुनिक प्रस्तुत गद्यांश की जगह पद्यांश लिख दीजिए। हिंदी साहित्य की आधुनिक कालीन ललित निबंध परंपरा की जगह पर आप लिख दीजिए जो काव्य धारा है, जैसे संबंध है उसका छायावाद का तो छायावाद, प्रगतिवाद है तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद है तो प्रयोगवाद। किसी भी तरह का संदर्भ लिखा जा सकता है। यहां हम निबंध संग्रह लिख रहे हैं, वहां हम काव्य संग्रह जिसमें से वो कविता ली गई है, यहां पद्य शीर्षक लिख देना, गद्य की जगह पर पद्य शीर्षक लिख देना, लैंग्वेज वो की वो रहेगी। चलिए, मिटाता हूं इस बात को भी मैं यहां से और लिखते हैं कुछ विशेष के बिंदु। जिन विशेष के बिंदुओं में थोड़ा सा हेरफेर करके किसी भी तरह की गद्य व्याख्या आती है तो आप उन विशेष के बिंदुओं को चला सकते हैं। देखते हैं आपके सामने विशेष के बिंदु, इनको मिटाता हूं पहले। गद्य व्याख्या के कुछ विशेष के महत्वपूर्ण बिंदु, नाम ही विशेष है तो विशेष के कुछ विशेष बिंदु आपके सामने हैं। इन बिंदुओं के सहारे आप किसी भी प्रकार की गद्य व्याख्या आए उस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। मैंने जो पिछला आपको संदर्भ बताया है, पहले आप उस संदर्भ को एक व्याख्या की दृष्टि से पूरा पढ़िएगा। आपके सामने संदर्भ था, आप उसको पहले पढ़िएगा, जिस व्याख्या के लिए उसको लिखा गया है उसको, और फिर उसको मैंने बताया कि अन्य व्याख्या आती है तो किस प्रकार से शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर करके अन्य व्याख्या में काम में लिया जा सकता है। पहले हम इसको पढ़ते हैं कि अगर यह व्याख्या आपके पाठ सीरीज के फूल में से ही आई है तो इन विशेष के बिंदुओं को आप हूबहू उतार दीजिए, कोई समस्या नहीं है। सीरीज के फूल में से जो व्याख्या आई है उसको आप हूबहू उतार दीजिए। अब
प्रस्तुत गद्यांश में से देखिए आप निबंध की जो शैली है उसके आधार पर किस प्रकार से पहला बिंदु बनाया मैंने कि प्रस्तुत गद्यांश में ललित निबंध शैली के अनुरूप तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग निबंधकार के उत्कृष्ट निबंध कौशल को अभिव्यंजित कर रहा है। क्या लिखा है देखिए, लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश में ललित निबंध शैली के अनुरूप तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग निबंधकार के उत्कृष्ट निबंध कौशल को अभिव्यंजित कर रहा है। ये भाषा शैली हमारे दिमाग में परीक्षा में नहीं आती, इसलिए इसको लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा बिंदु है प्रस्तुत गद्यांश की भाषा भावानुकूल एवं प्रवाहमयी है, जो कथ्य को स्पष्ट करने के साथ साथ लेखक के व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करती है। अब आप बताइए कहाँ समस्या, अगर किसी और की व्याख्या आ जाए तो ये बिंदु क्या नहीं लिखा जा सकता? भाषा के संबंध में लिखना होता है, शब्द चयन के संबंध में लिखना होता है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग अगर हुआ है उनके बारे में लिखना होता है, लाक्षणिक शब्दावली है या व्यंजक शब्दावली है उसके बारे में बताना होता है, और एक सार रूप में आपको बताना होता है जिस गद्य की व्याख्या आई है उसका मूल संदेश। बस 1 से 2 वाक्य के अंदर आपको वैसे प्रस्तुत करना होता है। अगला बिंदु मैंने उसे कब बनाया है कि मुहावरेदार लाक्षणिक एवं व्यंजना प्रधान शैली निबंध की शैली निबंध जैसी विधा को भी सरसता और रोचकता प्रदान कर रही है। ये भी बड़ा गजब का बिंदु है। अगर व्याख्या इस पाठ में से ना आए और आपके मान लो संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई में से आ जाए तो भी आप इसी बिंदु को चला सकते हैं। वहाँ व्यंजना प्रधान शैली है, लाक्षणिक शब्दावली हर जगह होती है, व्यंजना प्रधान, ये वो बिंदु है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कहीं भी कैसी भी व्याख्या है, आप अगर BA की व्याख्या कर रहे हो, आप अगर MA में व्याख्या कर रहे हो, 12वीं में व्याख्या कर रहे हो, कहीं भी तरह की व्याख्या, किसी भी तरह की व्याख्या, सब जगह यह बिंदु आपके एकदम फिट बैठेंगे। इसलिए इन बिंदुओं को आप लिखिए। चौथा बिंदु मैंने लिखा है, ऐसा नहीं लिखना है परीक्षा में, संबंधित अंश का संदेश सार रूप में, कि उस अंश में जो पंक्तियां आपको व्याख्या दी गई है उसका क्या संदेश है, या उस रचना का जो संदेश है ना वो आप लिख दीजिए सार रूप में एक वाक्य बना करके। जैसे इस पाठ में से ही आए तो आप बता दीजिए सीरीज के माध्यम से अदम्य उत्साह, अदम्य जिजीविषा, आशावादी दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास किया है, ये बिंदु चल जाएगा। ऐसे 4 बिंदु लिख दिए ना तो आपके विशेष में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग बड़ा शानदार तरीके से अपना प्रश्न पत्र करिएगा। मैंने कहा है आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता के जाऊंगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग ध्यान देख करके अगले 2-3 दिन में पढ़िएगा। मित्रों, एक अच्छी यात्रा हम लोगों ने साथ में करी। मैं आपसे बहुत जल्दी फिर से जुड़ने वाला हूँ इसी साहित्य सेतु चैनल के माध्यम से। ये विराम नहीं ले रहे हैं, साहित्य सेतु अनवरत चलेगा और हम इस साहित्य की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को मैं 25 जून को होने वाले प्रश्न पत्र की हार्दिक बधाई दिल की गहराई से प्रेषित कर रहा हूँ। आपका एक अच्छा प्रश्न पत्र हो। हम अगर इस सफ़र में कहीं भी मिले तो आप इस साथी को जरूर याद करेंगे। इसी आशा और इसी अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा इसी उम्मीद के साथ में। एक बार लीजिए, कुछ प्रश्न पत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको आप जरूर लिख लीजिएगा। आपका साथी एक बार आपसे विदा लेता है, फिर मिलेंगे। आपने यदि साहित्य सेतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस सफ़र में, साहित्य से जुड़ी हुई इस यात्रा में, इस सेतु के सहारे आप हर नदी को पार कर जाएंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। लीजिए, कुछ प्रश्न हैं आपके सामने, इन प्रश्नों का आप आनंद लीजिए।